दिन था 21 सितंबर 2024। बेंगलुरु के वयाली कमल इलाके के बसपा गार्डन के पास एक 3 मंजिली बिल्डिंग में इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। तब बदबू से परेशान होकर आसपास के लोगों ने बिल्डिंग के मालिक जीवन राम को फोन किया और बिल्डिंग से आ रही बदबू की शिकायत की, जिस पर जीवन राम ने बताया कि उस बिल्डिंग में 1 BHK का एक फ्लैट है जिसमें 29 वर्षीय महिला जो कि महालक्ष्मी है वह किराए पर रहती है। फिर वह महालक्ष्मी को फोन करता है, लेकिन महालक्ष्मी का फोन तो बंद आ रहा होता है। फिर जगजीवन राम रेंट एग्रीमेंट निकालता है और वहां से महालक्ष्मी की माँ मीणा को फोन करता है। फोन रात को जाता है तो मीणा और उसकी माँ लक्ष्मी और उसका बेटा अगले दिन बेंगलुरु के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि फ्लैट 1 BHK का था तो उनके पास फ्लैट की चाबी भी नहीं थी। डुप्लीकेट चाबी से किसी तरीके से दरवाजा खोलकर तीनों अंदर जाते हैं तो महालक्ष्मी की बहन लक्ष्मी फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और जब वे अंदर जाते हैं तो अंदर से इतनी ज्यादा बदबू आ रही होती है कि वह वहां खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। लेकिन तीनों इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी जाकर घर का टॉयलेट चेक करती है क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी। इसके बाद कमरे में इधर उधर देखते हैं जहाँ बहुत सारा सामान जमीन पर पड़ा हुआ था और पास में एक सूटकेस पड़ा हुआ था और वहीं पास में 165 लीटर का फ्रिज था जिसके आसपास मक्खियां घूम रही थी और सबसे ज्यादा बदबू उसी फ्रिज से आ रही थी। बहुत हिम्मत करके जब माँ फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो दरवाजा खुलते ही मानो उसके होश उड़ गए हो, क्योंकि सामने जो नजारा था वह किसी की भी हालत को खराब कर सकता था। पूरी फ्रिज में शरीर के कटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे जिसे देखकर उनका तो चीख निकल जाती है और चीख सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और नजारा देखकर तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस भी समय पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस अंदर जाती है तो बदबू इतनी ज्यादा होती है कि पुलिस वाले डबल मास्क लगाकर घर के अंदर जाते हैं और पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी उनके साथ होती है और फिर जांच पड़ताल करके पूरे घर को सील कर दिया जाता है। तब आसपास के लोगों से पूछताछ होती है जहां आसपास के लोग बताते हैं कि वहां पर महालक्ष्मी किराए के घर पर रहती थी और वह सुबह 9 बजे से जॉब के लिए निकल जाती थी और रात 10 बजे आती थी, तो उसका किसी के साथ भी ज्यादा घुलना मिलना नहीं था उधर। और लाश के मिलने से यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर तेजी से आग की तरह फैल गई। पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती है और पूरे घर को फॉरेंसिक जांच के लिए सील कर दिया जाता है। फ्रिज और 100 को जांच के लिए भी भेज दिया जाता है। पुलिस आगे जांच पड़ताल करती है। पुलिस को आगे जांच पड़ताल में पता चलता है कि महालक्ष्मी की शादी हो चुकी है और महालक्ष्मी की शादी हेमंत के साथ हुई थी और उसकी एक बेटी भी थी। लेकिन पिछले 1 साल से महालक्ष्मी और हेमंत दोनों ही अलग अलग रह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली शक की सुई उसके पति हेमंत पर जाती है, जहां पुलिस सबसे पहले हेमंत दास को ढूंढना शुरू कर दी है और पूछताछ और जांच पड़ताल भी शुरू करती है। जहां हेमंत बताता है कि वह पिछले 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, क्योंकि हेमंत को शक होता है कि शादी के बाद भी महालक्ष्मी का और भी लोगों से मिलना जुलना था, जिसके चलते दोनों में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे और दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। पहले तो महालक्ष्मी अपनी बेटी के साथ रहती थी, लेकिन कुछ महीने पहले ही वह अपनी बेटी को वापस हेमंत के पास छोड़कर चली गई थी और वह फ्लैट में अकेले रहती थी। वहीं जहां आसपास के लोगों ने बताया कि उसके साथ एक लड़का भी था जो अक्सर उसके घर आया जाया करता था। जब पुलिस हेमंत की कॉल रिकॉर्डिंग और बाकी के बयान को क्रॉस वेरीफाई करती है तब पता चलता है कि हेमंत एकदम सही बोल रहा है। उसका अभी वर्तमान में महालक्ष्मी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था, तो पुलिस हेमंत को छोड़ देती है। वहीं हेमंत आगे बताता है कि उसे 3 लोगों पर शक है, जिसमें सबसे पहले उस स्टोर का मैनेजर है जहां महालक्ष्मी काम करती थी, दूसरा उन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है और तीसरा अशरफ। जहां पुलिस तीनों को जांच पड़ताल पर लग जाती है तो स्टोर का मैनेजर और उसका कॉमन फ्रेंड दोनों ही निर्दोष होते हैं, क्योंकि दोनों ही उसके कांटेक्ट में नहीं होते हैं। फिर पुलिस अशरफ की तलाश करती है। अशरफ एक प्रोफेशनल बार्बर होता है। जब पुलिस अशरफ से पूछताछ करती है तब वह बताता है कि वह कई महीनों पहले ही अलग हो चुका है, क्योंकि उन दोनों की आपस में कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। पुलिस अशरफ के बयान को भी क्रॉस वेरीफाई करती है, उसके फोन का डाटा भी चेक करती है, जहां यह भी पता चलता है कि अशरफ एकदम सच बोल रहा है। फिर पुलिस अलग दिशा में अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है और फिर वह जाकर क्लोथिंग के स्टोर से पूछताछ करती है जहां महालक्ष्मी काम करती थी। बहुत जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि महालक्ष्मी 1 सितंबर को आखिरी बार स्टोर पर गई थी और उसी दिन से ही मुक्ति रंजन, जो कि उसी स्टोर में काम करता था, वह भी स्टोर नहीं आ रहा है। अब पुलिस की सुई सीधे मुक्ति रंजन पर आकर रुकती है और पुलिस मुक्ति रंजन की जांच पड़ताल भी शुरू कर देती है, जहां पता चलता है कि मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी दोनों इसी स्टोर पर मिले थे। एक दूसरे से दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से घंटों फोन पर बातचीत करते थे और अपना काम भी वहीं पर करते थे
और मुक्ति रंजन भी महालक्ष्मी को महंगे महंगे गिफ्ट लाकर देता था। जब पुलिस और जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है तब पता चलता है कि मुक्ति रंजन भी 1 सितंबर को आखिरी बार ही स्टोर आया था। इसके बाद से वह स्टोर नहीं आया। फिर जांच और आगे बढ़ती है और पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही महालक्ष्मी ने अशोकनगर पुलिस थाने में मुक्ति रंजन के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट लिखाई थी और पुलिस वालों ने मुक्ति रंजन को पकड़ा, उसे वार्निंग दी, मारा पीटा और फिर उसकी जेब से 10,850 रुपए भी छीन लिए थे, जिस बात का मुक्ति रंजन को बहुत ज्यादा गुस्सा था। आगे यह भी पता चला कि महालक्ष्मी को पैसों का बहुत अधिक लालच था, इसलिए वह बार बार अलग अलग पुरुषों के साथ रहती थी। मुक्ति रंजन ने भी महालक्ष्मी पर 7 लाख रुपए से भी अधिक खर्च किए थे। इसके बाद भी पुलिस ने उसने झूठी रिपोर्ट लिखवाई और मुक्ति रंजन को पिटवाया। आगे यह भी पता चला कि पुलिस थाने से छूटकर मुक्ति रंजन सीधे महालक्ष्मी के घर पर गया था और फिर उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा था और गुस्से में मुक्ति रंजन ने एक भारी सामान से महालक्ष्मी के सर पर वार कर दिया, जिससे कि वह वहीं मर गई। लेकिन इस पर भी मुक्ति रंजन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने गला दबाकर भी महालक्ष्मी को मारा और मारने के बाद वहीं उसके पास बैठ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद जब मुक्ति को समझ में आया कि अब तो महालक्ष्मी मर चुकी है और वह पकड़ा जाएगा, तो वह इस डर से अब वह लाश को छुपाने के तरीके सोचने लगा। तो वह पहले YouTube पर जाकर लाश को छुपाने के कई तरीके देखता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। पहले तो वह पंखे से उसको लटकाने की सोचता है, लेकिन उसके फ्लैट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे चढ़कर वह पंखे तक पहुंच सके। फिर बहुत देर सोचने के बाद वह उधर से बाहर जाता है और बर्तन की एक दुकान से एक धारदार चाकू खरीदता है और बाद में पुलिस उस दुकान के CCTV फुटेज से भी मुक्ति को देखती है। इसके बाद वह धारदार चाकू लेकर सीधे महालक्ष्मी के फ्लैट पर आता है और धीरे धीरे उसे टुकड़ों में काटता जाता है। पहले तो महालक्ष्मी के टुकड़ों को वह सूटकेस में भर के फेंकना चाहता था, लेकिन महालक्ष्मी जहाँ रहती थी वह बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था और लोग देर रात तक जागा करते थे, जिसे उसे अपने पकड़े जाने का डर था। तो वह सूटकेस में महालक्ष्मी को नहीं भरता है और फिर अंत में उसे काट कर उसके टुकड़ों को फ्रिज में भर देता है। और वह ऐसे करके 1-2 नहीं बल्कि पूरे 59 टुकड़ों में महालक्ष्मी को काट देता है और उसे फ्रिज में भर देता है। क्योंकि फ्रिज चालू था तो बहुत दिनों तक बदबू घर में नहीं फैली। इसके बाद जब मोहल्ले वालों ने बिल्डिंग के मालिक को फोन करके बताया कि उसके फ्लैट से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, क्योंकि अब फ्रिज ने भी काम करना बंद किया था। क्योंकि इसके बाद जब मोहल्ले वालों ने बदबू से परेशान होकर बिल्डिंग के मालिक जीवन राम को फोन किया था, इसके बाद ही उसकी माँ, भाई और बहन तीनों ही उस फ्लैट में आए थे। अब पुलिस सीधे मुक्ति रंजन की तलाश में लग जाती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि मुक्ति का एक भाई स्मृति रंजन है। फिर पुलिस सबसे पहले स्मृति रंजन को ढूंढना शुरू करती है और स्मृति रंजन जब मिलता है तो वह आगे की पूरी सच्चाई बताता है। इसमें स्मृति बताता है कि महालक्ष्मी को मारकर मुक्ति रंजन सीधे स्मृति के पास गया था। इसके बाद वह बहुत परेशान रहने लगा था, जिस पर स्मृति ने जब उसका कारण पूछा तो उसने सारा सच अपने भाई को बताया, जिस पर स्मृति ने कहा कि वो यहाँ से गांव चला जाए और वहीं जाकर कुछ दिन गांव में रहे। जब सब ठीक हो जाएगा तो वह वापस आ जाए। लेकिन वह गांव ना जा करके अपने दूसरे छोटे भाई सत्यारंजन के पास जाकर रहने लगता है, क्योंकि सत्यारंजन एक हॉस्टल में रहता था। बड़े भाई को परेशान देखकर जब सत्या उससे पूछता है तो वह कुछ भी नहीं बताता है और अगले ही दिन अपने गाँव के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि एक न एक दिन महालक्ष्मी की लाश सबके सामने आएगी और अंत में वह पकड़ा जाएगा। अब तंग आकर 25 सितंबर 2024 को वह अपने गांव अपने माता पिता के पास चला जाता है। वहीं रात भर रुकता है और अगले दिन अपने पिताजी की स्कूटी लेकर जंगलों की ओर निकल जाता है और अंत में वह अपने आप को पेड़ से लटकाकर फांसी लगा लेता है। लाश देखकर जब गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस जांच पड़ताल करती है तो वहीं पास की स्कूटी होती है जिस स्कूटी में मुक्ति रंजन गया था। स्कूटी की जांच की जाती है। उस स्कूटी में एक लैपटॉप और एक डायरी होती है और उस डायरी में उसने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि उसने ही महालक्ष्मी को मारा है। आगे उसने बताया कि वह महालक्ष्मी को बहुत पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन महालक्ष्मी पैसों की लालची थी। वह कभी भी बिना सोचे समझे मुक्ति पर हाथ उठा देती थी और उसके ऊपर से अशोकनगर थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट तक लिखा दी थी और पुलिस वालों ने भी 10,000 रुपए तक उससे जबरन छीन लिए थे। यहाँ तक तो वह बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन महालक्ष्मी हमेशा दूसरे लोगों से भी बात किया करती थी, जो कि मुक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं था। और इन्हीं सब के चलते अंत में वह महालक्ष्मी को मार देता है। अब गांव की पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को इन्फॉर्म किया और इस केस का अंत ऐसे ही हुआ। मुक्ति ने पकड़े जाने के डर से अपने आप को फांसी लगा ली और इसी तरह से यह केस पूरा सॉल्व हो गया।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस केस में अपराधी कौन था, महालक्ष्मी या फिर मुक्ति? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर मुक्ति जुर्म करने के बाद भी जाकर अपने आप को पुलिस में सरेंडर कर देता तो शायद आज मुक्ति जिंदा होता। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।